Hello students, in this video I am going to tell you how to draw histogram and where it can be drawn. अब आपको पता है कि डेटा हैंडलिंग में कभी ना कभी हमें ग्राफ ड्रॉ करना पड़ता है। तो वो ग्राफ 5 टाइप के होते हैं, पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ। ये तीनों के बारे में आपको पता है। पिक्टोग्राफ किसके लिए? पिक्चरियल रिप्रेजेंटेशन करना है, कोई भी चीज काउंटिंग कर सकते हो, उतने पिक्चर्स आप ड्रॉ करो तो वो पिक्टोग्राफ होता है। जैसे हम लोअर स्टैंडर्ड में थे 1 2 3 4 5 ऐसे सीखते थे तो हमें कोई ना कोई चीज सामने दी जाती थी। भाई 1 मतलब कोई भी एक चीज ड्रॉ करके दी होती है, 2 मतलब कोई भी दो चीजें सामने ड्रॉ करके दी होती है। दैट इज अ पिक्टोग्राफ, पिक्चरियल रिप्रेजेंटेशन। सेकेंड वन था बार ग्राफ। बार ग्राफ कब जरूरत पड़ती है? तो कोई भी डेटा दिया गया है, उस डेटा को अगर हमें विजुअलाइज करके या तो देख के हमें पता लगाना है कि उसमें फ्रीक्वेंसी क्या है, कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो वो डेटा देखने के लिए हम बार ग्राफ का यूज करते हैं। सिमिलरली कंपैरिजन करने के लिए किसी भी दो चीज की अगर कंपैरिजन करनी हो तो उसके लिए हम क्या करते थे? डबल बार ग्राफ का यूज करते थे। ना हिस्टोग्राम कहाँ जरूरत पड़ती है? तो देखो, एक मैंने डेटा दिया है, हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 आर एज फॉलोज। तो इस तरह से मैंने डेटा कलेक्ट किया। तो ये डेटा है वो क्या है? रो डेटा। क्यों रो डेटा? बिकॉज ये अनऑर्गेनाइज फॉर्म में, हमें इससे याद नहीं रह सकता कि कौन सा नंबर है वो कितनी बार आएगा। बट अगर आप देखते हो तो 121 एक ही बार है, 121.5 वो भी एक ही बार है, 130 वो भी एक ही बार है। मतलब इस तरह का डेटा जिसमें अगर मतलब हम टेबल बनाने जाए तो टेबल बहुत बड़ा होगा और वो टेबल में भी हमें जो चीजें चाहिए वो एक्यूरेटली मेजर की गई नहीं होगी, या तो उससे हमें डेटा का पता नहीं चलेगा कि वो डेटा क्या है, किस तरह से यूज कर सकते, मतलब उसका बार ग्राफ बनाना पॉसिबल नहीं है। या तो बार ग्राफ बनाओगे तो बहुत बड़ा बनाओगे, मतलब ऐसे भी हॉरिजॉन्टली आपको लाइन ज्यादा चाहिए होगी। सो जब भी ऐसा डेटा हो तब उसको हम थोड़े से पार्ट में डिवाइड करते हैं और वो पार्ट को हम बोलते हैं क्लास। क्या बोलते हैं? क्लास। अब क्लास किसके बेस पे डिसाइड होता है? तो वो आपकी मिनिमम वैल्यू 121 है और आई थिंक सबसे बड़ी वैल्यू 146 है। तो आपको पता है रेंज क्या होती है? रेंज मतलब मैक्सिमम माइनस मिनिमम, उसको बोलते हैं रेंज। तो 146 माइनस 121, तो यहाँ पे डेटा की रेंज है वो 25 की है। अब डेटा की रेंज 25 की है, उस हिसाब से आप उसको जितने पार्ट में डिवाइड करना चाहो उतने पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। अब उतने पार्ट में डिवाइड कैसे कर सकते हो? तो जैसे 25 है, अगर मुझे इसके 5 ही ग्राफ बार ड्रॉ करने हैं, बार मतलब रेक्टेंगुलर, तो हम उसको 5-5 के ग्रुप में डिवाइड कर देंगे। अगर मुझे 10 डिवाइड करने हैं तो 2.5 के गैप में। वैसे ही अगर 7 डिवाइड करने हैं तो उस हिसाब से 4 के गैप में। सो वो आपको डिसाइड करना है कि रेंज क्या है, उसके हिसाब से हम इसको कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको 5-5 के गैप में डिवाइड कर रहा हूँ। तो 121 to 125, यहाँ पे हाइट, यहाँ पे टेलीमार्क्स लिखा हुआ एंड ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब क्या हुआ? फ्रीक्वेंसी। फिर अगेन ये 121 to 125 किया, तो फिर नेक्स्ट क्या आएगा? तो 125 to 130, यहाँ पे 120 कर देता हूँ ताकि 10-10 का गैप मेंटेन हो जाए ना। 130 to 135, 135 to 140 एंड 140 to 145। इस तरह से हमारे पास ये गैप आ गया कि क्लास हमने इस तरह से लिए हुए हैं। नाउ क्लास डिसाइड करने के बाद याद रखो, ये जो है उसको क्लास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लास। उसमें कोई भी क्लास हो सकता है,
एक लोअर लिमिट होती है और दूसरा होता है हायर लिमिट। मतलब अपर वैल्यू होती है उसको हायर लिमिट बोलते हैं और जो छोटी वैल्यू है उसको हम क्या बोलेंगे, लोअर लिमिट। हायर लिमिट, लोअर लिमिट। फिर क्लास विड्थ और क्लास साइज, ये किसको बोलते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, उसको हम बोलेंगे क्लास साइज। मतलब अगर ये क्लास की क्लास साइज चाहिए तो 145 माइनस 140, तो आंसर क्या आ जाएगा 5। तो ये क्लास की क्लास साइज और क्लास विड्थ अगर पूछी जाए तो वो दोनों का डिफरेंस होगा। अब ऐसे जरूरी नहीं है कि हर एक क्लास की क्लास साइज है वो सेम ही हो। बहुत सारे आगे के स्टैंडर्ड में आप टेबल देखने वाले हो या तो इसी चैप्टर में आगे की एक्सरसाइज में जिसमें ये डेटा है उसका गैप है वो अलग अलग नहीं अलग अलग ही होगा। मतलब एक क्लास की गैप है वो 5 का होगा, दूसरे क्लास का 2 का होगा, तीसरे क्लास का 10 का होगा, चौथे का 5 होगा। तो वो अलग अलग गैप के हिसाब से आपको क्लास विड्थ दी गई होगी। एम आई क्लियर? तो पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए, क्लास किसको बोलते हैं, ग्रुप को। ग्रुप क्या होता है तो वो आपको भी डिसाइड करना होता है। और बहुत सारे क्वेश्चन में आपको दिया जाता है कि आप इतने का गैप लो, मतलब क्लास साइज इतनी होनी चाहिए। 5 की क्लास साइज, तो मैंने यहाँ 5 की क्लास साइज ली। फिर उसमें एक लोअर लिमिट और एक अपर लिमिट। लोअर वैल्यू मतलब लोअर लिमिट, अपर वैल्यू मतलब अपर लिमिट। अब ये पूरा क्लास किसके बीच में आएगा, तो रेंज के बीच में, मतलब हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, दैट इज कॉल्ड रेंज। और रेंज ऑलवेज आपको जो डेटा दिया गया है उसमें से फाइंड करनी है, ना ही फ्रीक्वेंसी में से। बहुत सारे स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी में से फाइंड करके आ जाते हैं, बट फ्रीक्वेंसी में से कभी भी आपको रेंज मिलने वाली नहीं है, क्योंकि रेंज मींस मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, नॉट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके, देन नेक्स्ट वन अगर हम बात करते हैं क्लास विड्थ मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आई थिंक ये सब अब क्लियर है। अब 120 to 125 में कितने आ रहे हैं, तो इसमें भी दो टाइप है। एक तो एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और दूसरा होता है दैट इज इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ये दोनों की जरूरत आपको 10th स्टैंडर्ड में बहुत ज्यादा पड़ने वाली है एज वेल एज 9th स्टैंडर्ड, क्योंकि यहाँ पे तो आपको चलो डेटा इस हिसाब से दिया होगा कि जरूरत नहीं पड़ेगी, पर मैं आपको बता इसलिए रहा हूँ कि काम में आएगा। देखो अब ये इसको ध्यान से देखो तो आपको पता चल रहा होगा कि 125 यहाँ पे भी है और 125 यहाँ पे भी है। समझ में आ रहा है? ये यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो इसमें देखो 125 अगर इसमें कहीं भी है तो ये इसमें आएगा कि इसमें आएगा, तो आप बताओगे कि इसमें, चलो है तो इसमें क्यों नहीं आएगा वो बताओ, और इसमें आएगा तो इसमें क्यों नहीं आएगा वो बताओ। और अगर दोनों में आएगा तो वैल्यू ही हमारी ज्यादा होगी। हमने 50 स्टूडेंट लिए तो यहाँ पे 55 स्टूडेंट आ जाएंगे, हर एक में ऐसा एक पड़ेगा। क्लियर? तो इसके लिए हमने एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, इन दोनों के बारे में जान लेना बहुत जरूरी है। एक्सक्लूसिव का मतलब इसमें अपर वैल्यू काउंट नहीं करनी है। तो अगर इस टाइप का डेटा हो तो ये वैल्यू है वो इसमें इंक्लूड नहीं होगी। तो अगर 120 to 125 है तो ये एक्सक्लूजन हो गया। सिमिलरली 125 to 130 है तो ये एक्सक्लूजन हो गया। मतलब अपर लिमिट ऑलवेज एक्सक्लूसिव हो जाएगी। और इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, तो 120 to 125 बाद में 126 से स्टार्ट होगा, फिर ये कुछ इस तरह से होगा। मतलब इसमें अपर लिमिट और दूसरे क्लास की लोअर लिमिट दोनों अलग अलग होगी, तो इसमें दोनों काउंट होगी, इंक्लूसिव और ये भी इंक्लूसिव। इंक्लूसिव मतलब अपर लिमिट भी काउंट कर लेनी है, लोअर लिमिट भी काउंट कर लेनी है। और एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल मतलब लोअर लिमिट काउंट करनी है बट अपर लिमिट काउंट करनी नहीं है। सो स्टार्ट करते हैं 120 to 125, 1 2 और ये 3, तो टेली मार्क्स कितने होंगे, 1 2 3, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आई टोटल 3।
दूसरा कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे एक। फिर 130 to 135 उसमें ये काउंट होगा इंक्लूसिव, बट 135 नहीं काउंट होगा, तो 1 2 3, so I can write it 3. Then 135 to 140, तो इसमें ये काउंट होगा 1 2 3 और कोई भी नहीं है, यहाँ पे भी 3. 140 to 145, 140 to 145 में देखो 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6, और 146 है, तो यहाँ पे 145 to 150 एक और गैप ले लेता हूँ, तो दैट विल बी ऑफ 1, तो यहाँ पे 1 हो गया। अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पूरा कंप्लीट हो गया है। पूरा कंप्लीट होने के बाद अब इसको क्या करना है, ग्राफ के फॉर्म में हमें लिखना है। तो ये हुआ डेटा हैंडलिंग इन टेबुलर फॉर्म और ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इस टेबल का दूसरा नाम क्या है, तो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्यों? बिकॉज इसमें हमने ग्रुप बनाए हुए हैं। ओके, अब इसको ही अगर मुझे रिप्रेजेंटेशन करना है तो किस तरह से करता हूँ, तो पहले आपको ओरिजिन, यहाँ पे एक्स एक्सिस, यहाँ पे वाई एक्सिस, इस तरह से। फिर एक्स एक्सिस पे ऑलवेज जो आप वैल्यू मतलब न्यूमेरिकल डेटा नहीं है वो लिख रहे हो, तो न्यूमेरिकल डेटा यहाँ पे वैसे तो हाइट है, वो न्यूमेरिकल डेटा है, बट वो फ्रीक्वेंसी नहीं है। फ्रीक्वेंसी जिससे हाइट पता चलेगी आपकी वो नहीं है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हाइट इन सेंटीमीटर हम यहाँ पे लिखेंगे, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो यहाँ पे लिखेंगे। ओके, अब इसमें स्टार्टिंग कितना गैप रखना है वो आपको डिसाइड कर लेना है। गैप के हिसाब से यहाँ पे स्केल होनी चाहिए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्केल एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दोनों की स्केल अलग अलग है, इसलिए मैंने अलग लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 और 7। क्यों? मिनिमम वैल्यू 1 है और मैक्सिमम वैल्यू 6 है, तो मुझे ज़्यादा बड़ा गैप लेने की जरूरत नहीं थी। अगर यहाँ 50 तक गैप होता तो मुझे यहाँ 5 का गैप लेना पड़ता, तो उसके हिसाब से स्केल हो जाता। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 स्टूडेंट, ये लिख सकता हूँ स्केल। देन सेकेंड वन है एक्स एक्सिस का स्केल। एक्स एक्सिस में देखो 5 का गैप है, मैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर लिख लेता हूँ। ओके, 121 to 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155 एंड 160। मैंने इतना बड़ा लिख लिया, बट जरूरत इतनी ज़्यादा नहीं थी, बट आप उसने जितने भी मेजरमेंट किए हैं उस हिसाब से आप लिख सकते हो। याद रखना मेजरमेंट तो आपको इसी तरीके से लिखना है। यहाँ मैं 120 कर देता हूँ, 120 to 125। मेजरमेंट आपको इसी तरीके से लिखना है, ना कि ऐसे 120 to 125, 125 to 130। ये बहुत ज़्यादा स्टूडेंट गलती कर देते हैं, ये गलत है। हमें जो लिखना है वो तो एज इट इज, जो सिंपल हम बार ग्राफ के हिसाब से कर रहे हैं वैसे ही करना है। 120 to 125, तो इसमें कितने स्टूडेंट है, ये 120 हुआ और ये 125, इसके बीच में कितने स्टूडेंट है, 3 स्टूडेंट है, तो यहाँ पे 3 कर दो। देन सेकंड 125 to 130, अब यहाँ से देखना है 125 से 130, तो इसमें कितने स्टूडेंट है, एक ही स्टूडेंट है, तो ये एक वाला बार ग्राफ हो गया। सिमिलरली 130 से 135, इसमें 3 स्टूडेंट है। अब देखो तो यहाँ पे ये 130 to 135, देन 135 to 140 में उसमें भी 3 स्टूडेंट है, तो ये भी कुछ इस तरह से हो गया था। देन 140 to 145 में 6 स्टूडेंट है। यहाँ पे ये 6 है तो 6 तक। देन नेक्स्ट वन, लास्ट में एक ही स्टूडेंट है, तो यहाँ पे एक स्टूडेंट ये रहा। क्लियर? तो ये हमारा हो गया हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम इसलिए बोल रहे हैं दैट इज अ कंटिन्यूअस ग्राफ। बार ग्राफ में क्या होता है, इसके
के बीच में गैप होता है, जबकि यहाँ पे कोई भी गैप होता नहीं। प्लस अब यहाँ पे आपको एक मिस्टेक दिख रही होगी, क्या मिस्टेक है? पहला 1 सेंटीमीटर में गैप आया वो 120 का, और बाकी सब 5 के गैप। तो ऐसा चल सकता है? नहीं होगा। तो इसके लिए यहाँ पे हमें ब्रोकन लाइन लगानी पड़ेगी। ब्रोकन लाइन कुछ इस तरह से लगाते हैं, या तो इसका नाम ब्रोकन लाइन बोल सकते हो, दूसरा नाम है उसका जेड लाइन। जेड लाइन कब यूज की जाती है? जबकि आपके पास कंटिन्यूअस डेटा है, बट वो डेटा बहुत डेटा मिस होने के बाद स्टार्ट होगा। अगर यहाँ 0 to 5, 5 to 10 इस तरह से होता तो जेड लाइन लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। क्यों जरूरत नहीं थी? क्योंकि कंटिन्यूअस डेटा है और वही लिखा था एक्स एक्सिस में 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5। बट पहला अगर मैं 0 से 5, 10 इस तरह से करते जाऊँ तो मेरा ग्राफ शुरू होने से पहले ही पेज कंप्लीट हो जाएगा, बट मेरा ग्राफ शुरू नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने पहले क्या लगाया हुआ है? ब्रोकन लाइन। याद रखो, ब्रोकन लाइन स्टार्टिंग में लगा सकते हो, एक्स एक्सिस पे भी लगा सकते हो, वाई एक्सिस पे भी लगा सकते हो। सपोज यहाँ पे भी डेटा अगर 15 से स्टार्ट हो रहा था और 15, 16, 17, 18, 19, 20 इस तरह से होता तो 0 to 15 के बीच में यहाँ जेड लाइन लगा देता और बाकी का डेटा 15 से में स्टार्ट कर देता, तो भी ये हो जाता। याद रखो, ये क्लास विड्थ है, वो अगर आपको यहाँ पे क्लास विड्थ सेम दी है तो इसकी ब्रेथ है वो सेम दिखेगी। रेक्टेंगल की हाइट है वो छोटी बड़ी हो सकती है। सो आई थिंक आप सबको ये क्लियर है हिस्टोग्राम कहाँ पे यूज होगा। हिस्टोग्राम में क्या होगा? तो कंटिन्यूअस डेटा होगा बट डेटा रिपीट नहीं हो रहा होगा, तब उसको हमें जरूरत पड़ेगी हिस्टोग्राम में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। हिस्टोग्राम क्या होगा? ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल करने के बाद उसको क्या करना है हमें? हिस्टोग्राम